बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आज हम पढ़ेंगे चैप्टर नंबर 9 फर्स्ट ईयर फिजिक्स एंड फर्स्ट टॉपिक इज नेचर ऑफ लाइट। सो एज वी कैन से कि चैप्टर ऑफ लाइट, नेचर ऑफ लाइट। सो लाइट के हमारे पास दो नेचर है, लाइट कैन एक्ट एज अ पार्टिकल एंड आल्सो लाइट इज कैन एक्ट एज, हमारे पास ये वेव भी है। सो लाइट इज both nature, it is a particle as well as nature. So अगर हम इसको आ जाए, the nature of light is particle or the nature of light is wave. So option C, both of these are correct. So this is about nature of light. Now wave form में, this is for nature of light, it is made of two waves, one is electric waves or two fields. One is electric field. Light is made of two fields. One is electric field and the second is magnetic field. And the electric and magnetic field are perpendicular to each other. So this is perpendicular to each other. So the light is made of electric field and magnetic field that is perpendicular to each other, and the motion करते हैं किस डायरेक्शन में, डायरेक्शन ऑफ लाइट। सो अगर लाइट की डायरेक्शन जिस तरफ है, सो अगर इस तरफ लाइट की डायरेक्शन है तो इलेक्ट्रिक फील्ड और मैग्नेटिक फील्ड भी इसी डायरेक्शन में मूवमेंट करेंगे। नाउ देयर आर टू केसेस, एक पार्टिकल है एक वेव है, लेकिन किस वक्त लाइट एक्ट करेंगे इज अ पार्टिकल एंड किस वक्त लाइट एक्ट करेंगे इज अ वेव। सो यू मस्ट रिमेंबर दिस बिकॉज दिस इज इंपॉर्टेंट फॉर ईटा। लाइक इन केस ऑफ रिफ्लेक्शन वी नॉर्मली सी दैट एक वेव आ गया और उसने रिफ्लेक्ट कर दिया। नेक्स्ट इन केस ऑफ रिफ्रैक्शन और डाइफ्रैक्शन और इंटरफेरेंस, ये सारे आगे चैप्टर में पढ़ेंगे। और नेक्स्ट इज पोलराइजेशन। तो इन्हीं फेनोमेनाज में लाइक इट इज अ वेव, लाइक फॉर एग्जांपल दिस सरफेस वेव केम एंड रिफ्लेक्ट or wave came and refract or wave came and polarizes or interference in wave come and diffracted. So in all these cases light act as a wave. Now in case of photoelectric effect and Compton effect or Compton shift, so in case of photoelectric effect and Compton shift, so इन्हीं दो केसेस में क्या होगा, light will act as a particle. Light is a particle will come and hit the metal particle and electrons will be removed, and these electrons are called photoelectric effect and the current is called photoelectric current, and same in the case of Compton shift. So Compton shift और photoelectric में act करेगा light किस तरह, एज अ पार्टिकल, एंड ऑल ऑफ दीज 1 2 3 4 5 और इन पांच में लाइट एक्ट करेगा इज अ वेव। सो फॉर एमसीक्यूज, लाइट एक्ट इज अ वेव इन केस ऑफ रिफ्लेक्शन, डाइफ्रैक्शन, इंटरफेरेंस, पोलराइजेशन एंड ऑल ऑफ दीज, एंड लाइट एक्ट इज अ पार्टिकल इन केस ऑफ फोटोइलेक्ट्रिक इफेक्ट एंड कॉम्पटन इफेक्ट। दिस वाज द नेचर ऑफ लाइट। द नेक्स्ट इज वेव फ्रंट। All points lying on the crust are in same state of vibration and have the same phase. For example, हमारे साथ एक वेव है, सो ये क्रस्ट है और ये ट्रप है। सो अगर हम दो पोजीशन ले क्रस्ट में, लाइक ए एंड बी, दिस इज ए एंड दिस इज बी, सो ए एंड बी वी कैन से फॉर ए एंड बी द पार्टिकल ऑफ सेम स्टेट ऑफ वाइब्रेशन। सो इस वजह से हम दोनों पॉइंट्स को कहते हैं कि दीज बोथ आर इन सेम पेज। सो अगर मोशन ऑफ वाइब्रेशन चेंज जो सेम हो तो हम इसको कहेंगे सेम पेज। लाइक दिस इज द पार्टिकल पोजीशन दिस एंड दिस, इन दोनों पोजीशन में पार्टिकल जो है इसका पेज सेम है। नाउ इस पॉइंट पे और इस पॉइंट पे भी सेम होगा, बिकॉज एक फुल वेव में अगर ये एक वेव है तो यहाँ से दूसरा वेव शुरू हो जाएगा और इन दोनों का पॉइंट सेम होगा। इसी तरह ये पॉइंट और ये पॉइंट भी सेम होगा। नाउ पॉइंट, वो पॉइंट मीडियम में वो पॉइंट जिसमें का फेज सेम हो, इसको हम कहते हैं व्हाट, वेव
front. Like the locus of all points in a medium which have the same phase is known as wave front. But this is simple. The portion of spherical wave is called circular wave front. In case of point source of light in a circular homogeneous medium, the wave front will concentric sphere the wave points will be concentric sphere with the center of source as a portion of the sphere wave is called circular wave front. Now for example, if there is a source of light, now waves will be produced on each side from the source. So now this type of इस तरह की waves बनेंगी सोर्स ऑफ लाइट की इर्द गिर्द. सो अगर हम ड्रा करें वेव्स, सो अगर हम सेम पेज को इसी वेव में ये पॉइंट सेम है और इसी तरह अगर हमारे पास दूसरा वेव है तो दूसरे वेव में ये और ये दोनों पॉइंट सही है सेम है. तो इसी तरह अगर ये सेम पॉइंट्स हम ज्वाइन कर ले तो कॉन्सेंट्रिक सर्कल और कंटिन्यूस सर्कल हमारे साथ सोर्स के चारों तरफ बनेंगे. सो दिस इज कॉल्ड सर्कुलर वेव फ्रंट. इस वेव फ्रंट को हम क्या कहते हैं? सर्कुलर वेव फ्रंट. और ये सर्कुलर या स्पेरिकल वेव क्या करते हैं? ये ट्रेवल आउटसाइड द सोर्स. इसी तरह ये आउटसाइड द सोर्स चले जाते हैं. द एरोज टू इंडिकेट द डायरेक्शन ऑफ वेव फ्रंट आर कॉल्ड रेज. सो अगर इफ़ यू वांट टू शो द डायरेक्शन, सो ये एरोज हम शो यूज़ करेंगे और इसी एरोज को हम क्या कहेंगे? रेस कहेंगे. दिस इज नॉट इम्पॉर्टेंट टाइप, बस जस्ट बेसिक्स थी. द नेक्स्ट इज हाइगन प्रिंसिपल और हाइजेंस प्रिंसिपल. सो हमारे पास हाइजेंस प्रिंसिपल की क्या है? दो पार्ट्स है. हाइगन प्रिंसिपल. सो हाइगन प्रिंसिपल की हमारे पास क्या है? दो पार्ट्स है. एक्चुअली हाइगन प्रिंसिपल है क्या? हाइगन प्रिंसिपल ये कि अगर हमारे पास हमें पता है शेप इन लोकेशन, टाइम t एक टाइम है और उस वक्त हमें मालूम है एक वेव का शेप और इस शेप का लोकेशन. सो हम कुछ देर बाद यानी t में अगर चेंज आ रही डेल्टा t, तो हम कुछ देर बाद उसका शेप और लोकेशन फाइंड कर सकते हैं. अब ये कैसे फाइंड करेंगे? इसके पास हमारे पास क्या है? टू पार्ट्स है. पार्ट नंबर 1 ये है कि एवरी पॉइंट इन अ वेव इज कंसिडर्ड एज सोर्स. फॉर एग्जांपल ये हमारे पास क्या है? एक वेव है एट टाइम t. सो आफ्टर t प्लस अगर चेंज आ जाए डेल्टा t, मतलब सेकंड टाइम में ये वेव कहाँ पर होगा? तो अकॉर्डिंग टू फर्स्ट पार्ट ईच पार्ट इज अ सोर्स. फॉर एग्जांपल ये हम कुछ पॉइंट्स लेते हैं 1 2 3 4, तो ये 4 5 हर पॉइंट नहीं है, ये है प्राइमरी सोर्स ऑफ वेव. मतलब ये पॉइंट भी क्या करेंगे? वेव क्रिएट करेंगे. सो इस पॉइंट की वजह से जो वेव होगा वो इस तरह होगा, इसकी वजह से जो वेव होगा इस तरह होगा, एंड सो ऑन. और इसी तरह हर पॉइंट जो है एक प्राइमरी सोर्स होगा और वेव क्रिएट करेगा. द नेक्स्ट पॉइंट इज द न्यू पोजीशन ऑफ द वेव आफ्टर टाइम t कैन बी फाउंड. अब किस तरह हम न्यू पोजीशन पॉइंट करेंगे? हम ड्रा करेंगे क्या? टेंजेंशनल प्लेन टू आर सेकेंडरी वेवलेंथ्स. ये हमारे पास सेकेंडरी वेव, इसको हम पॉइंट करेंगे, ड्रा करेंगे क्या? टेंजेंट. सो टेंजेंट 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 टेंजेंट. सो ये हमारे पास किया गया, एक कंटिन्यूस वेव आ गया आफ्टर t प्लस डेल्टा t. सो दिस वाज हाइगन प्रिंसिपल. दिस वाज सिंपल. नेक्स्ट इज कोहेरेंट सोर्सेज. कोहेरेंट सोर्सेज मीन सेम सोर्सेज. नॉर्मली हम इसको क्या कहते हैं? एक्चुअली बुक में नहीं है, पर इस अगर कॉन्सेप्ट आपको याद करना है तो आप इसको कहेंगे सेम सोर्सेज. मतलब सोर्सेज सेम होंगी तो रिजल्ट भी क्या होगा? सेम होगा. द सोर्सेज कोहेरेंट सोर्सेज आर दो सोर्सेज विच प्रोड्यूस वेव. अब सोर्सेज है, सोर्सेज क्या करेंगे? वेव प्रोड्यूस करेंगे. लेकिन इस वेव वो वेव क्या होंगी? सेम होंगी. उसकी फ्रीक्वेंसी सेम होंगी, सेम फ्रीक्वेंसी, या एम्पलीट्यूड जो है वो इक्वल होगा. आर कंपेरेबल. कंपेरेबल मीन इसकी 2 टाइम्स होगा या 3 टाइम्स होगा, इसके नज़दीक होगा. एंड कांस्टेंट पेज डिफरेंस. कांस्टेंट पेज डिफरेंस, ये डिफरेंस भी हम आगे पढ़ेंगे.
लाइक फॉर एग्जांपल ये हमारे पास दो वेव्स से प्रोड्यूस कर रहे हैं सेम। सो इस सोर्स को हम क्या कह सकते हैं, ये दो सोर्स है, दो वेव प्रोड्यूस कर रहे हैं, दोनों वेव सेम है, तो इस सोर्स को हम क्या कहते हैं, कोहेरेंट सोर्सेज। और इस तरह है, एक सोर्स ये प्रोड्यूस कर रहे हैं, एक सोर्स है ये वेव दे रहा है, दूसरा सोर्स ये वेव दे रहा है, तो दोनों वेव सेम है लेकिन देयर इज द फेज डिफरेंस। लेकिन ये फेज डिफरेंस भी क्या है, कांस्टेंट है आखिर तक। यहाँ पर भी थीटा है, यहाँ पर भी थीटा है। ये तो अगर फ्रीक्वेंसी सेम हो, अब इन दोनों को देखो, सेम वेव सेम टाइम में कवर हो जाता है, तो फ्रीक्वेंसी सेम है, एम्पलीट्यूड भी सेम है और कांस्टेंट फेज डिफरेंस है, तो वी कैन कॉल इट व्हाट, वी कैन कॉल इट कोहेरेंट सोर्सेज। अब कोहेरेंट सोर्सेज के अटेम्प्ट करने के कुछ तरीके, हम किस तरह कोहेरेंट सोर्सेज obtain कर सकते हैं। सो one is based on division of amplitude and the second is based on division of wavelength. So division of wavelength में हम क्या करेंगे, यंग मॉडुलस यूज करेंगे। यंग मॉडुलस is a trick which is used to obtain what, coherent sources or Fresnel by prism or Layard's mirror. So Fresnel by prism or लेयर्ड मिरर। सो ये तीन तरीके हैं, ये दिस इज़ बेस्ड ऑन डिवीजन ऑफ एम्पलीट्यूड, और इसकी मदद से हम क्या कर सकते हैं, वी कैन गेट कोहेरेंट सोर्सेज। सो आपको ये तीन पॉइंट्स याद करने हैं कि ये तीनों क्या है, इट इज़ बेस्ड ऑन डिवीजन ऑफ वेवलेंथ। और डिवीजन ऑफ एम्पलीट्यूड क्या है, पार्शियल रिफ्लेक्शन बाय वे ऑफ पार्शियल रिफ्लेक्शन, एंड सेकंड एंड ट्रांसमिशन बाय पार्शियल रिफ्लेक्शन ट्रांसमिटेड इन द बाउंड्री एज बाय वे ऑफ, एक तरीका इसको हम क्या कहते हैं, न्यूटन रिंग्स। सो इसमें हम डिवीजन ऑफ एम्पलीट्यूड के बेसिक्स पर क्या कहते हैं, हम कोहेरेंट सोर्सेज ऑब्टेन करते हैं। सो द बेस्ट पॉइंट टू रिमेंबर इज दैट व्हाट आर कोहेरेंट सोर्सेज। कोहेरेंट सोर्सेज वो है जिसकी फ्रीक्वेंसी सेम हो, एम्पलीट्यूड इक्वल हो या कंपेरेबल हो, और डिफरेंस कोहेरेंट डिफरेंस क्या हो, सेम हो, तो इसको हम कब क्या कहेंगे, कोहेरेंट सोर्सेज। दिस वाज द पॉइंट टू रिमेंबर। द नेक्स्ट इज वी कैन गेट इन टू वेज, बेस्ड ऑन डिवीजन ऑफ एम्पलीट्यूड एंड बेस्ड ऑन डिवीजन ऑफ वेवलेंथ। सो वेवलेंथ की तीन तरीके हैं, अदर वी विल यूज यंग डबल स्लिट एक्सपेरिमेंट और फ्रेस्नेल बाय प्रिज्म और लियार्ड मिरर, और एम्पलीट्यूड की पार्शियल रिफ्लेक्शन एंड ट्रांसमिशन बाय बाउंड्रीज एज वी डिड इन न्यूटन रिंग। सो ये तीन पॉइंट्स आपको याद करने हैं। नेक्स्ट इज इंटरफेरेंस ऑफ लाइट। सो इंटरफेरेंस ऑफ लाइट क्या है, पॉइंट टू नहीं में। नेक्स्ट इज इंटरफेरेंस ऑफ लाइट। सो इंटरफेरेंस हमारे पास क्या है, जब हमारे पास टू कोहेरेंट सोर्सेज हो, इफ वी हैव टू कोहेरेंट सोर्सेज और वो दोनों एक दूसरे के साथ मिल जाए या सुपरपोज हो जाए, सुपरपोजिशन, तो जो रिजल्ट होगा इसको, इस प्रोसेस को हम क्या कहते हैं, इंटरफेरेंस विल अकर। लाइक फॉर एग्जांपल ये हमारे पास दो वेव्स हैं और ये हम दोनों एक दूसरे के साथ कंबाइन कर लें, तो व्हाट विल बी द रिजल्ट, तो व्हाट विल बी द रिजल्ट, तो इसका जो रिजल्ट है वो क्या है, इसको हम कहते हैं इंटरफेरेंस ऑफ लाइट। द फेनोमेना ऑफ सुपरपोजिशन ऑफ लाइट वेव इज कॉल्ड इंटरफेरेंस ऑफ लाइट। नाउ इंटरफेरेंस की कुछ कंडीशन है, इजीली सेम इज दैट फॉर लाइक कोहेरेंट सोर्सेज। फॉर एग्जांपल जो भी हो हमारे पास सोर्सेज क्या होनी चाहिए, कोहेरेंट सोर्सेज होनी चाहिए। दूसरी बात फ्रीक्वेंसी सेम होनी चाहिए, या और तीसरी एम्पलीट्यूड के बारे में, एम्पलीट्यूड हमारे पास क्या होना चाहिए, सेम या कंपेरेबल होना चाहिए। तीसरी बात अगर डिफरेंस है, पेज डिफरेंस है, या तो सो स्मॉल होना चाहिए दैट वी कैन इग्नोर इट, और बिल्कुल नहीं होना चाहिए, और कांस्टेंट होना चाहिए। फॉर एग्जांपल द नेक्स्ट इज द वेव्स आर परफेक्टली मोनोक्रोमेटिक होनी चाहिए, सेम प्लेन होना चाहिए, मोनोक्रोमेटिक सिंगल प्लेन होना चाहिए। इसके अलावा
द प्रिंसिपल ऑफ लीनियर सुपरपोजिशन शुड बी एप्लीकेबल, मतलब इसमें सुपरपोजिशन पॉसिबल हो या सुपरपोजिशन जो है वो एक्चुअली इसमें हो सकता हो। सो ये हमारे पास वेव है। लाइक फर्दर हमारे पास इंटरफेरेंस दो किस्म के होंगे। इंटरफेरेंस क्या है, जब दो कोहेरेंट सोर्सेज की लाइट्स एक दूसरे से मिल जाए तो रिजल्ट में जो जो इसका रिजल्ट है, दोनों का जो टकराव है, इसको हम क्या कहते हैं, इंटरफेरेंस ऑफ लाइट। अब हमारे पास दो किस्म है, वो दो किस्म क्या है, द वन इज अदर कंस्ट्रक्टिव, मतलब इसमें कुछ कंस्ट्रक्ट हो जाएगा, इन द अदर इज डिस्ट्रक्टिव। डिस्ट्रक्टिव मीन इसमें कुछ डिस्ट्रक्ट हो जाएगा। अब कंस्ट्रक्टिव डिस्ट्रक्टिव मतलब ये है जब हमारे पास एक वेव है उसका क्रस्ट ट्रप क्रस्ट, और दूसरा जो वेव है उसका क्रस्ट ट्रप और क्रस्ट से इसी तरीके से मिल जाए। लाइक क्रस्ट टच विद क्रस्ट, दोनों क्रस्ट हो, फिर ट्रप हो, फिर क्रस्ट हो। सो इसी वजह से क्रस्ट मीट विद क्रस्ट, ट्रप मीट विद ट्रप एंड क्रस्ट मीट विद क्रस्ट। सो इस वजह से इसको हम इस टाइप्स को हम क्या कहेंगे, कंस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस। सो फर्दर मोर अगर हमारे पास एक का एम्पलीट्यूड ए है, दूसरे का एम्पलीट्यूड बी है, तो रिजल्टेंट का एम्पलीट्यूड क्या होगा, वी विल एड ए प्लस बी। सो ये ए है, ये बी है, तो और दिस इज और रिजल्ट। सो रिजल्टेंट का जो एम्पलीट्यूड होगा वो दोनों का एम्पलीट्यूड का क्या होगा, सम होगा। इन दिस इज कॉल्ड कंस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस। कंस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस कब पॉसिबल है कि ये जो डिफरेंस है या ये जो पाथ डिफरेंस है ये क्या है, एम लेमडा के बराबर हो। फॉर एग्जांपल एम लेमडा मीन आइदर इट इज़ 1 लेमडा और 2 लेमडा और 3 लेमडा, मीन्स कि क्रस्ट के साथ क्रस्ट मिल जाए और ट्रप के साथ ट्रप मिल जाए, तब क्या होगा, हाँ। फॉर एग्जांपल दीज आर टू वेवलेंथ्स, सो अगर वेवलेंथ सेम है तो अगर ये दोनों मिल जाए तो क्रस्ट रिएक्ट विद क्रस्ट, ट्रप ट्रप, क्रस्ट क्रस्ट एंड सो ऑन, कंस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस विद टेक प्लेस। नाउ डिस्ट्रक्टिव में क्या होगा, डिस्ट्रक्टिव में अगर एक का क्रस्ट है, एक तरीका ये है अगर ये दोनों वेव्स हम मिलाएंगे, ये भी पॉसिबल है। दूसरा ये है कि अगर इस तरह रिएक्ट करे कि क्रस्ट रिएक्ट विद ट्रप आए, ट्रप के साथ क्रस्ट आए, क्रस्ट के साथ ट्रप आए, तो इसी तरह इसमें भी हम एम्पलीट्यूड को क्या करेंगे, सेम करेंगे, बट एक ऊपर है एक नीचे है, तो इट विल इफेक्ट द इफेक्ट ऑफ ईच अदर। सो हम क्या करेंगे, द रिजल्ट विल बी ए माइनस बी, अगर ए बड़ा हो तो ए माइनस बी, अगर बी बड़ा हो तो बी माइनस ए। सो दिस इज और रिजल्टेंट एम्पलीट्यूड। सो इन दिस केस में दोनों सेम दिए तो एम्पलीट्यूड वेव बिल्कुल सीधा आ जाएगा। लाइक इन अदर केस इफ दिस वर द रिजल्ट, सो अगर हमारे पास ये एक वेव है और दूसरा वेव हमारे पास ये है, लाइक क्रीज मेट विद ट्रप एंड ट्रप मेट विद क्रस्ट। सो ये ए है एंड ये बी है, तो रिजल्टेंट एम्पलीट्यूड क्या होगा, ए माइनस बी। सो ये हमारे पास क्या होगा, रिजल्टेंट एम्पलीट्यूड। सो कंस्ट्रक्टिव में एम्पलीट्यूड ऐड होगा और डिस्ट्रक्टिव में एम्पलीट्यूड माइनस होगा। और इसके लिए पार्ट डिफरेंस क्या होना चाहिए, डी इज इक्वल टू एम लेमडा, लाइक एम इज इक्वल टू 0 1 2 3 एंड सो ऑन, ताकि क्रस्ट क्रस्ट के साथ मिले, ट्रप एंड ट्रप के साथ मिले। इन दिस केस जो डिस्ट्रक्टिव है इसमें डिफरेंस क्या होना चाहिए, हाफ वेव, मतलब जो डिफरेंस है वो क्या हो, हाफ वेव। लाइक फॉर एग्जांपल अब अगर डिफरेंस हमारे पास क्या है, एम लेमडा है या 2 लेमडा है, इसका मतलब ये कि एक वेव से दूसरा वेव 2 वेव ज़्यादा कवर कर रहा है। सो इफ दिस इज 1 वेव एंड दिस इज 2 वेव, स्टिल constructive interference will take place. Now in this case if there is difference of half wave, so half wave difference means कि इसका क्रस्ट है तो इसका क्या होगा, ट्रप है। अब अगर ये मिल जाए तो रिजल्ट में क्या होगा, क्रस्ट विल मीट विद ट्रप एंड ट्रप विल मीट विद क्रस्ट, सो दिस विल डिस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस विल टेक प्लेस। सो यहाँ पर जो डिफरेंस है, डिफरेंस क्या है, एम प्लस हाफ लेमडा। इस केस में एम क्या था, 1 2 3, इस केस में भी एम क्या है, 1 + 2 + 1 या 2 या 3 एंड सो ऑन। सो 1 + 1 ओवर हाफ इज इक्वल टू 1 + 1 ओवर हाफ मीन 1.5. So it means that crust will meet with trough.
सो अगर चेंज है लेकिन वेव लेंथ की बराबर है या वेव लेंथ का डबल है तो डजेंट मैटर, कंस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस विल टेक प्लेस। लेकिन अगर क्रस्ट अप के साथ मिल जाए, इट मीन कि जो डिफरेंस है ये क्या है, ये हाफ है। सो या वो हाफ हो या 1.5 हो या 2.5 हो और 3.5 हो एंड m प्लस हाफ हो। अगर डिफरेंस m प्लस हाफ हो तो इन दैट केस डिस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस विल टेक्स प्लेस। This was simply constructive की दो condition थी, constructive and destructive. The next is young double slit experiment. अब हमने तो ये कह दिया कि क्या है कि हमारे पास कोहेरेंट सोर्सेज क्या होंगे, वो सोर्सेज होंगे जिसकी फ्रीक्वेंसी सेम होंगी, एम्पलीट्यूड सेम या कंपेरेबल या सेम या कंपेरेबल होगा और एंगल फेज डिफरेंस नहीं हो या बिल्कुल कांस्टेंट हो। सो हाउ विल वी गेट सच अ सोर्सेज, बिकॉज लाइट इज एक्ट एज अ वेव, सो इट इज़ वेरी डिफिकल्ट टू ऑब्जर्व द लाइट। हम लाइट को इस तरह ऑब्जर्व नहीं कर सकते, ना इसकी वेवलेंथ चेंज कर सकते आसानी से, ना इसको इजीली दो वेव्स को मिला सकती है। सो यंग ने पहली बार एक्सपेरिमेंट किया कोहेरेंट सोर्सेज पर। उसके पास एक्चुअली 2 सोर्सेज नहीं थे, लेकिन इसने एक सोर्स को क्या किया, ही डिड अ ट्रिक। फॉर एग्जांपल इसने किस तरह ट्रिक किया, इसने एक सोर्स लिया लाइट का जिससे लाइट वेव्स प्रोड्यूस होते हो। नेक्स्ट उसने इसके सामने एक स्लाइड रखा जो बीच में ओपन था, फॉर एग्जांपल ताकि ये वाला लाइट यूज़ कर सके और इसका बाकी लाइट इसका रिजल्ट या एक्सपेरिमेंट मुतासिर न से कर सके। तो ये जो लाइट आ रहा है सिर्फ 1 सोर्स है, सो इसकी कुछ वेवलेंथ या फ्रीक्वेंसी होंगी, सही है। नेक्स्ट इसने ट्रिक किया, यही यूज डबल स्लिट। इसने क्या लगाया, उसने डबल स्लिट लगाई लाइक इस तरह, और ये दोनों स्लिट्स का जो डिस्टेंस था इसने इससे सेम रखा। सो ये जो लाइट वेव है ये इस तरह मूव करेगा और ये जो लाइट है ये डिवाइड होकर इस तरह भी मूव करेगा, बिकॉज लाइट डिवाइड्स एक्चुअली। अगर ये हमारे पास एक होल है तो अगर लाइट आ रही तो लाइट दोनों तरफ सेम जाएंगे। सो ये जो सोर्स है, अब ये जो 2 होल से लाइट निकल रही है, दे आर एक्टिंग एज 2 डिफरेंट लाइट्स। फॉर एग्जांपल एक टॉर्च है, यहाँ पर हमने दीवार में 2 सुराख होल्स किए हैं, तो दोनों होल से जो लाइट निकलेंगे ईच विल एक्ट एज अ डिफरेंट सोर्स। ऐसा लगेगा कि हमारे पास 2 टार्चेस हो। तो इसने क्या किया, एक सिंपल सी सोर्स को 2 में डिवाइड किया। ये जो 2 सोर्सेज है ये एक ही लाइट की थी, सो बोथ आर कोहेरेंट एंड बोथ है सिंपल। हाँ, इसने जो एक्सपेरिमेंट किया, इसने क्या किया, लाइट इज अ बेस्ड ऑफ वेव, लाइट इज वेव नेचर, क्योंकि इस यहाँ पर लाइट क्या कर रहा है, इज अ वेव मूवमेंट कर रहा है। सो यंग डबल स्लिट एक्सपेरिमेंट इज बेस्ड ऑन वेव नेचर ऑफ लाइट। डबल स्लिट एक्सपेरिमेंट, लेकिन अब ये 2 वेव आ गई है हमारे पास, क्या है, कोहेरेंट सोर्सेज है। अब हम लगाएंगे क्या, एक स्क्रीन इसके सामने। सो अब अगर ये डिस्टेंस देखा जाए, ये दोनों से डिस्टेंस देखा जाए, तो ये डिस्टेंस जो ये दोनों से क्या है, सेम डिस्टेंस है। मतलब अगर ये वेव्स दोनों कोहेरेंट है, मतलब यहाँ पर जो क्रस्ट है तो यहाँ पर भी क्या है, क्रस्ट है, तो सेम ये वेव आएंगे, इट विल मीट देयर, डिस्टेंस सेम है, सो दोनों वेव सेम डिस्टेंस कवर करेंगे, तो यहाँ पर भी क्रस्ट आएगा, यहाँ पर भी क्या आएगा, क्रस्ट आएगा। सो इफ क्रस्ट मीट विथ क्रस्ट, सो इट मीन कंस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस विल अकर। और जैसी कंस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस हो जाए हमें क्या मिलेगा, लाइट, वी विल ऑब्जर्व क्या, लाइट। अगर 2 लाइट वेव्स है एंड दे आर एक्टिंग कंस्ट्रक्टिवली, मतलब इनमें इंटरफेरेंस हो रहा है, लेकिन क्या है, कंस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस है, तो मतलब लाइट आएगा। दूसरी बात, अगर सेम 2 सोर्सेज है और इसमें क्या हो रहा है, डिस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस, तो फिर क्या होगा, डिस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस के रिजल्ट में हमें लाइट नहीं होती और रिजल्ट क्या होता है, डार्क आता है। सो bear in mind that constructive interference result in mind and destructive interference result in dark. So यहाँ पर डिस्टेंस सेम है तो सेम वेव आएगा, डिस्टेंस सेम है या क्रस्ट रिएक्ट विथ क्रस्ट या ट्रप रिएक्ट विथ ट्रप, या क्रस्ट आएगा या ट्रप आएगा, लेकिन जो भी आएगा इंटरफेरेंस क्या होगा, कंस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस होगा। नाउ
अब अगर मैं पोजीशन चेंज करूँ यहाँ पर, सो यहाँ पर जो पोजीशन है और यहाँ पर जो पोजीशन है, लेकिन अगर इस तरह हम देखें तो ये वाला वेव, नीचे वाला वेव डिस्टेंस ज़्यादा कवर कर रहा है। अब अगर ये पॉइंट लूँ तो ये इस पॉइंट से करीब है, लेकिन इस पॉइंट से क्या है, दूर है। सो ये जो डिस्टेंस है ये सेकंड वेव ज़्यादा कवर कर रहा है। अब ये डिस्टेंस है सेकंड वेव में, सो अगर ये डिस्टेंस वेव के बराबर हो या वेवलेंथ का डबल हो या वेवलेंथ का ट्रिपल हो, मतलब m लेमडा हो, सो इट मीन्स दैट कंस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस विल अकर। फॉर एग्जांपल यहाँ से एक वेव स्टार्ट हो रहा है और यहाँ से भी एक वेव स्टार्ट हो रहा है, और ये जो डिस्टेंस है ये भी एक वेव के बराबर है। एक मतलब यहाँ पर एक वेव कवर हो जाएगा, फिर दूसरा वेव स्टार्ट हो जाएगा, तो यहाँ से भी वेव स्टार्ट हो रहा है, तो इट मीन्स कि दोनों वेव सेम जगह से स्टार्ट हो रहे हैं, तो फिर भी क्या होगा, कंस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस होगा। लेकिन अगर इसके बीच ये पॉइंट ले लें हम, तो अगर ये डिस्टेंस हाफ के बराबर हो तो फिर क्या होगा, हाँ। अब ये डिस्टेंस क्या है, ये हमारे पास ज़ीरो होगा डिफरेंस, या दूसरे केस में अगर ये दूसरा वेव हाफ वेवलेंथ ज़्यादा कवर है इससे, तो फिर क्या होगा, डिस्ट्रक्टिव होगा। फिर थोड़ी हाफ के बाद ये क्या होगा, दूसरा वेव एक फुल वेव ज़्यादा कवर करेगा इससे, तो फिर कंस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस होगा। इन द सेम वे इसी तरह ये कवर होता है, कंस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस, डिस्ट्रक्टिव, कंस्ट्रक्टिव, डिस्ट्रक्टिव, कंस्ट्रक्टिव, डिस्ट्रक्टिव, कंस्ट्रक्टिव, डिस्ट्रक्टिव। और वी ऑब्जर्व लाइट डार्क, लाइट डार्क, लाइट डार्क, लाइट डार्क, लाइट डार्क। अब ये जो डिस्टेंस है हम ये क्या करेंगे, हम ये पॉइंट करेंगे, हम ये क्या करेंगे, ये मालूम करेंगे। सो इन यंग डबल स्लिट एक्सपेरिमेंट्स देयर आर सोर्स। अब एक स्लिट हम लगाते हैं टू गेट स्पेशल लाइट, दूसरी हम दो स्लिट्स लगाते हैं, टू होल्स, सो ईच वन इज एक्ट एज कोहेरेंट सोर्सेज। नाउ ये जो स्क्रीन का डिस्टेंस है इसको हम क्या कहते हैं, लेंथ कहते हैं। अब ये जो फ्रेंच या फ्रेंच स्पेसिंग है या ये जो डिस्टेंस है इसको हम क्या कहते हैं, वाई। नेक्स्ट इज अगर ये दो वेव्स इस पॉइंट को टच कर रहे हैं, फॉर एग्जांपल इन दिस केस, सो ये एस और ये जो स्लिट्स डिस्टेंस है इसको हम क्या कहते हैं, डी। इसको डिनोट करते हैं हम किस चीज़ से, डी। सो ये क्या है, एंगल है, तो ये हमारे पास डी एक्स हो गया एंड ये हमारे पास क्या हो गया, डी वाई। सो डी वाई इज इक्वल टू एस और एस इज इक्वल टू डी साइन थीटा। अब सब कुछ इस डी साइन थीटा पर डिपेंड करता है। अगर ये एस इज इक्वल टू डी साइन थीटा इज इक्वल टू एम लेमडा के बराबर हो, अदर 1 लेमडा और 2 लेमडा 3 लेमडा, सो व्हाट विल हैपन, कंस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस विल अकर। इन केस ऑफ डिस्ट्रक्टिव इधर पी एम प्लस हाफ, मतलब 1.5, 2.5, 3.5, इट मीन दैट क्रस्ट विल मीट विद ट्रप एंड ट्रप विल मीट विद क्रस्ट। सो सब कुछ इस डिस्टेंस एम एस पर डिपेंड करता है। एस किस चीज़ के बराबर है, डी साइन थीटा विच इज एम लेमडा और एम प्लस हाफ लेमडा। नाउ ये जो पोजीशन ऑफ फ्रेंच स्पेसिंग है इसको हम क्या कहते हैं, वाई, और इसका फार्मूला किस चीज़ के बराबर है, एल एस बाई डी। वाई क्या है, ये स्पेसिंग पोजीशन ऑफ फ्रेंच है, एल क्या है, डिस्टेंस टू स्क्रीन, एस ये डिस्टेंस है और डी स्लिट्स डिस्टेंस है। सो फॉर ब्राइट फ्रेंच हम हमारे पास फ्रेंच क्या है, इधर डार्क, इधर ब्राइट होगा और डार्क। ब्राइट मीन कंस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस की रिजल्ट में जो आएगा और डार्क मीन डिस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस के रिजल्ट में जो आएगा। सो फॉर कंस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस वी कैन राइट वाई इज इक्वल टू, ये एस किस चीज़ के बराबर होगा कंस्ट्रक्टिव में, एम लेमडा। सो वी कैन राइट एम लेमडा एल बाई डी, और डिस्ट्रक्टिव के केस में होगा ये एम हाफ के बराबर होगा। सो फॉर डिस्ट्रक्टिव द फार्मूला विल बिकम एम प्लस हाफ लेमडा एल बाई D. So these are the formula for constructive and this is for destructive. Now यहाँ पर जो फ्रिंज है इसको हम कहते हैं ज़ीरो ऑर्डर फ्रिंज, ज़ीरो ऑर्डर फ्रिंज। इसके लिए m की वैल्यू क्या होगी, ज़ीरो होगी। सो यहाँ पर जो वैल्यू होगी वो क्या होगी, ब्राइट होगी। कंस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस विल टेक प्लेस, इट इज कॉल्ड ज़ीरो ऑर्डर फ्रिंज एंड वेयर m विल बी इज इक्वल टू हाफ। नेक्स्ट m की वैल्यू
इंक्रीज हो जाएंगी। सो एम फिर क्या होगा, अगर डिफरेंस क्या हो, हाफ लेमडा हो। सो अगर डिफरेंस हाफ लेमडा हो, टू व्हाट विल हैपन, डिस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस विल टेक्स प्लेस इन द फर्स्ट डिस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस इज कॉल्ड जीरो ऑर्डर डार्क आर डार्क फ्रिंज। सो फर्स्ट डार्क फ्रिंज के लिए एम की वैल्यू क्या है, हाफ है। नेक्स्ट इज फिर अगर डिफरेंस क्या हो, वन वेवलेंथ हो। सो वन वेवलेंथ मीन द फर्स्ट ऑर्डर फ्रिंज। सो फर्स्ट ऑर्डर फ्रिंज के लिए एम की वैल्यू क्या होगी, वन होगी, एंड सो ऑन। नाउ ये तो डिफरेंस है वाई की। अब एक डार्क और एक ब्राइट और एक डार्क की जो डिफरेंस है वो किस चीज़ की बराबर है। सो वी विल फाइंड द डिफरेंस, द डिस्टेंस बिटवीन, या वी विल फाइंड द फ्रिंज स्पेसिंग। अब एक और दूसरी की, सो हमें क्या फाइंड करनी है, फ्रिंज स्पेसिंग। सो द डिस्टेंस बिटवीन टू कॉन्जिक्यूटिव ब्राइट और डार्क फ्रिंज इज कॉल्ड व्हाट, फ्रिंज स्पेसिंग। ये ब्राइट है तो दूसरा ब्राइट और ये पहले और दूसरे ब्राइट के बीचों बीच जो फासला है वो क्या है, इसको हम कहते हैं फ्रिंज स्पेसिंग। तो किस चीज़ के बराबर है, सो वी विल यूज y is equal to m lambda L by d. For example, for first case where m is equal to 0 and for second case where m is equal to 1. So we will find this y. So y is equal to delta y is equal to m lambda L by d minus m lambda L by d. In first case it is equal to 1 and second is equal to 0. So 0 multiplied by 0 divided by 0 is equal to 0. So we will get m lambda L by d. सो फ्रिंज स्पेसिंग भी किस चीज़ की बराबर है, एम लेमडा एल बाई डी। इन फॉर फर्स्ट केस हियर द एम वाज 1, सो द डिस्टेंस बिटवीन ईच कॉन्जिक्यूटिव डार्क एंड ब्राइट इज लेमडा एल बाई डी। दिस इज फॉर ईटा। नाउ अब यंग डबल स्लिट एक्सपेरिमेंट जो है ये काफ़ी मुश्किल लगता है, लेकिन इसके एमसीक्यूज क्या है, सबसे ज़्यादा इजी है। और यह हम कैसे सीखेंगे, जितनी ज़्यादा हम प्रैक्टिस करेंगे इतनी ज़्यादा हम सीखेंगे। आई विल लाइक टू सॉल्व द फर्स्ट एग्जांपल फॉर यू। फॉर एग्जांपल, येलो लाइट फ्रॉम अ सोडियम वेपर लैम्प ऑफ वेवलेंथ। सो हमें क्या दिया गया है, वेवलेंथ दैट इज 5893 मल्टीप्लाई 10⁻⁴ - 10 मीटर इज डायरेक्टेड अपॉन टू नैरो स्लिट्स 2 मीटर अपार्ट, 0.10 मीटर अपार्ट, सेंटीमीटर अपार्ट। तो जो अपार्टमेंट होता है, जो डिस्टेंस होता है, इसको हम किस चीज़ पे डिनोट करते हैं, डी। सो ये हमारे पास हो गया डी। अब डी ये गिवन है, वेवलेंथ भी गिवन है। द नेक्स्ट इज फाइंड द पोजीशन ऑफ फर्स्ट ब्राइट एंड डार्क फ्रिंज ऑन स्क्रीन 100 सेंटीमीटर अवे। ये जो स्क्रीन है, अब ये कहते हैं कि ये 100 सेंटीमीटर अवे है, और आपको करना है क्या है, मालूम करना है वाई पर फर्स्ट ब्राइट एंड डार्क फ्रिंज। सो ये बिल्कुल ईजी है। लाइक वेवलेंथ गिवन है, इसको हम मीटर में कन्वर्ट करेंगे, ऑलरेडी मीटर में, डी सेंटीमीटर में, इसको हम कन्वर्ट करेंगे मीटर में। सो ये आएगा 0.001। नेक्स्ट ये जो 100 सेंटीमीटर है, इसको हम कहते हैं लेंथ ऑफ द लेंथ। ये जो अपरेटस है, इसका सारा लेंथ तकरीबन इस स्क्रीन और इस डी के बराबर होता है, इसलिए इसको हम क्या कहते हैं, लेंथ। सो एल इज इक्वल टू 100 सेंटीमीटर और 1 मीटर। सो ऑर्डर ऑफ फ्रिंज इज इक्वल टू, सो अब हमें मालूम करना है वाई पार ब्राइट एंड वाई पार डार्क। सो वाई पार ब्राइट, सो वाई वी नो दैट एम लेमडा एल बाई डी। फर्दर लेमडा हमारे पास गिवन है और लेंथ भी गिवन है। सो फॉर फर्स्ट हमें क्या चाहिए, जीरो ऑर्डर नहीं का है, फर्स्ट ब्राइट का है, फर्स्ट डार्क का है। अगर जीरो का होता तो फिर हम जीरो पुट करते, लेकिन फर्स्ट डार्क का है तो फर्स्ट डार्क में हम क्या करेंगे, m1 है। सो वी विल गेट लेमडा एल बाई डी, और लेमडा हमारे पास गिवन है, एल बी गिवन है, डी बी गिवन है। सो ये हमारे पास आएगा 5.893 मल्टीप्लाई 10⁻⁴ - 4 मीटर। अब डार्क के लिए, ये ब्राइट के लिए था, अब डार्क के लिए क्या है, फर्स्ट के लिए वैल्यू क्या होगा। सो ये हमारे पास होगा, m की वैल्यू होगी m प्लस हाफ। अब इस केस में m तो हमारे पास 1 था, इस केस में भी हमारे पास 1 क्या होगा, m लेमडा एल बाई डी, वेयर m प्लस 1 इज इक्वल टू, फर्स्ट के लिए होगा क्या, 0 प्लस हाफ। फॉर एग्जांपल ये हमारे पास ये सेंटर पॉइंट है। सो इसके लिए m की वैल्यू क्या है,
0 है। फर्स्ट डार्क के लिए हमारी वैल्यू क्या होगी 1 और 2, एंड फर्स्ट ब्राइट के लिए हमारे पास वैल्यू क्या होगी 1। फिर 1 + 1/2 हमारे के लिए सेकंड डार्क के लिए, और 2 हमारे पास किस चीज़ होगी सेकंड डार्क के लिए। सो ये बियर इन माइंड दैट फॉर 0 ब्राइट ऑर्डर m इज इक्वल टू 0, फॉर फर्स्ट ब्राइट ऑर्डर m इज इक्वल टू 1, लेकिन फॉर फर्स्ट डार्क के लिए हमारे पास वैल्यू क्या है हाफ। सो वी विल पुट हाफ लेमडा एल बाई डी, सो वी विल गेट लेमडा एल डिवाइड बाई 2d। ये भी हमारे पास रिजल्ट है। तो जैसे हम इसको सॉल्व करेंगे वी विल गेट आवर रिजल्ट। So the main point is the value of m. So for 0 order m is equal to 0, for first order m is equal to 1, for second order m is equal to 2, for third order m is equal to 3. लेकिन that in case of bright. In case of bright, for 0 order the m is equal to 0, and for first fringe space or first bright fringe m is, for first bright fringe m is equal to 1, एंड फॉर सेकंड के लिए हमारे पास 2 है, थर्ड के लिए हमारे पास 3 है, फोर्थ के लिए हमारे पास 4th है, एंड सो ऑन, बट दिस इज इन केस ऑफ ब्राइट। अब हमारे पास डार्क के लिए क्या होगा, हमारे पास डार्क में 0 नहीं है, वो सीधा फर्स्ट से शुरू होता है। सो फर्स्ट में हमारे पास वैल्यू क्या होगी 0 + 1 और 2। सेकंड फ्रेंच डार्क फ्रेंच के लिए हमारे पास क्या होगी 1 + 1 और 2, एंड थर्ड के लिए हमारे पास क्या होगी 2 + 1 और 2। सिंपली आपको एक नंबर कम लिखना है और आप ऐड करना है। इस तरह हमारे पास फोर्थ के लिए क्या होगी 3 + 1/2। अगर आपको कहा जाए सेम एग्जांपल हो, लेकिन कहे कि फाइंड द फ्रेंच स्पेसिंग फॉर फोर्थ डार्क फ्रेंच, सो फोर्थ डार्क फ्रेंच में क्या होगा, हम इनपुट करेंगे 3 + 1 और 2, 3 + 1 और 2 फॉर डार्क फ्रेंच। सो दिस वाज all about young double slit experiment, and it works on wave nature of light. So the next is interference in thin film. So for example एक हमारे पास वेव आ रहा है, सिंपली ये हमारे पास एक थिन फिल्म है, थिन सर्पर है, तो क्या होगा ये वेव रिफ्लेक्ट हो जाएगा, एंड इट आल्सो गोज एंड रिफ्लेक्ट। सो ये रिफ्लेक्ट भी हो गया एंड रिफ्लेक्ट भी हो गया, कुछ वापस रिफ्लेक्ट हो गया, कुछ अंदर चला गया। अगेन ये अंदर जो लाइट है ये क्या होगा, इट विल रिफ्लेक्ट अगेन फ्रॉम दैट सरफेस एंड आल्सो इट मे बी रिफ्लेक्ट। सो ये रिफ्लेक्ट भी हो गया। सो अगर हम देखें तो ये दोनों वेव जो है ये बिल्कुल सेम है, लेकिन सेकंड वेव ने ये डिस्टेंस जो है ये ज़्यादा कवर किया। ये दोनों वेव बिल्कुल सेम है, यहाँ से शुरू कर इधर चला जाता है, फिर ये दूसरा वेव यहाँ से चला जाता है, लेकिन दो जो वेव्स है ये एक वेव से बन गए हैं, मतलब दोनों वेव्स क्या है कोहेरेंट है। सो ये जो डिस्टेंस है अब इस डिस्टेंस पे डिपेंड करते हैं। सो ये जो डिस्टेंस है अदर इट में बिकम m + लैम्डा, अदर इट में बी m लैम्डा और m + हाफ लैम्डा। सो द रिजल्ट इज आइदर कंस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस विल टेक प्लेस और डिस्ट्रक्टिव, या तो कंस्ट्रक्टिव रिजल्ट देगा या डिस्ट्रक्टिव देगा। सो द प्रिंसिपल ऑफ इंटरफेरेंस क्या है, अ थिन फिल्म इज बेस्ड ऑन डिवीजन ऑफ एम्पलीट्यूड, यहाँ पर क्या होगा एम्पलीट्यूड डिवाइड होगा। तो द मेन पॉइंट इज अगर आपको इंटरफेरेंस आता हो या नहीं आता हो, लेकिन ये पॉइंट याद करना है कि इंटरफेरेंस इज बेस्ड ऑफ डिवीजन ऑफ एम्पलीट्यूड। यंग डबल स्लिट एक्सपेरिमेंट वाज बेस्ड ऑन डिवीजन ऑफ वेवलेंथ, लेकिन इंटरफेरेंस क्या है इट इज बेस्ड ऑन डिवीजन ऑफ वेवलेंथ। आपको ये क्या करना है हमेशा याद रखना है। सो this is for example the principle of young double slit experiment is based on division of wavelength। young double slit experiment क्या था, उसमें हम सारा कुछ किस चीज़ पे कहते हैं बेस पे wavelength पे, लेकिन एम्पलीट्यूड द प्रिंसिपल ऑफ माइकलसन इंटरफेरोमीटर इज बेस्ड ऑन एम्पलीट्यूड। माइकलसन इंटरफेरोमीटर भी एम्पलीट्यूड है और इसके साथ साथ इंटरफेरेंस भी क्या है बेस्ड ऑन। सो आप इस तरह भी लिखे कि इंटरफेरेंस भी इसके साथ याद रखना है, क्योंकि ईटा में सिर्फ ये 2 पॉइंट्स ज़्यादा आते हैं कि कौन सा किस चीज़ के बेस पर है। सही है। अब इंटरफेरेंस की वजह से क्या होता है, ये जो कलर फ्रिंज ऑब्जर्व करते हैं हम किस चीज़ पे, बबल्स नहीं होते पानी में, जब बबल्स होते हैं उसके जो कलर्स होते हैं वो चेंज करते हैं, या दूसरी जब वाटर के ऊपर क्या हो आइल्स हो। सो
वाटर, ये वाटर अगर इसके पास ये ऑयल सरफेस है तो ये एक्ट एज a thin pylon. So as a base on division of amplitude, so other constructive, destructive, and again it happens. So different colors are appear. So we can see the color of oily surface is like rainbow. So ये जो रेनबो का कलर होता है ऑयली सरफेस पे, ये किस चीज़ की वजह से होता है? ये इंटरफेरेंस की वजह से। सो ये ईटा में आते हैं कि जो बबल का कलर होता है या रेनबो का कलर होता है, इसके बेस क्या है? तो इसका बेस क्या है? इंटरफेरेंस ऑफ एम्पलीट्यूड। आपको इंटरफेरेंस नहीं आता हो तो डजेंट मैटर, बिल्कुल ज़रूरत नहीं है याद करने की, लेकिन ये पॉइंट याद रखना है कि इट इज़ बेस्ड ऑन डिवीजन ऑफ एम्पलीट्यूड। सेकंड, ये जो बबल्स के कलर है और ये जो रेनबो कलर अपीयर होता है ऑन ऑयली सरफेस, ये दोनों किस चीज़ की वजह से है? ये माइक इंटरफेरेंस की वजह से है। द नेक्स्ट इज माइकलसन इंटरफेरोमीटर। सो ये माइकलसन एक साइंटिस्ट था, इसने बनाया है। ये भी किस चीज़ की बेस पर है? डिवीजन ऑफ एम्पलीट्यूड। एक हमारे पास एक ऑप्टिकल इंस्ट्रूमेंट है, ऑप्टिकल मीन, ये लाइट की बेस पर काम करता है और इस पर हम क्या फाइंड करते हैं? वेवलेंथ। So to find the wavelength, what will we use? Michelson interferometer, and it is based on division of amplitude. So how it works? Let's solve. So ये हमारे पास क्या है? सोर्स ऑफ लाइट है। सो लाइट, तो इस पहले इसके सामने हम लगाएंगे एक स्प्लिटर और ग्लास प्लेट। सो ग्लास प्लेट पर क्या होगा? ये इधर ये लाइट क्या होगा? रिफ्लेक्ट हो जाएगा एंड सेम इट विल रिफ्लेक्ट। सो ये दूसरा जो लाइट है ये रिफ्लेक्ट हो गया। नेक्स्ट, इसको हम यहाँ पर लगाएंगे एक मिरर। ये मिरर क्या होगा? मूवेबल होगा, हम इसको आगे पीछे कर सकते हैं। यहाँ पर भी एक मिरर लगा होता है। सो ये लाइट जैसे ही चला जाता है ऊपर, ये लाइट से रिफ्लेक्ट हो जाता है, वापस चलाता है, अंदर पास होकर सीधा नीचे आ जाता है। इस प्लेट की वजह से इसका डायरेक्शन में लिटिल चेंज हो जाता है। सो दिस इज द फर्स्ट वेव। द नेक्स्ट इज, ये जो लाइट दूसरी तरफ गया है ये भी यहाँ पर रिफ्लेक्ट हो जाता है, लेकिन अगर हम इस लाइट को देखें तो ये पहले अंदर चला गया था फिर बाहर आया था। सो ये लाइट गोज इनसाइड, ये लाइट इनसाइड रिफ्लेक्ट हो गया, इनसाइड से ये चला गया लेकिन ये कुछ वापस आ गया। अगर हम इसको जूम करें तो जो प्रोसेस हुआ है वो कुछ इस तरह, ये लाइट आ गया, स्लिट के अंदर चला गया, लेकिन अंदर चलते ही दो चीज़ें हो गई। फर्स्ट वन, ये वापस आकर ऊपर चला गया। सेकंड, ये फ्रंट पे चला गया। सो ये जो ए लाइट है, बी है, ये कुछ ए ये है और बी ये है। सो ये ए लाइट का क्या हुआ? ये अंदर चला गया, फिर आया, फिर ऊपर गया, फिर ऊपर से नीचे आया। सो एक दफ़ा अंदर चला गया, फिर बाहर, फिर ऊपर से आकर वापस दोबारा नीचे चलकर सीधा नीचे गया। सो ये जो डिस्टेंस है मीन्स ये लाइट इसने 3 दफ़ा ये स्लिट का डिस्टेंस कवर किया है, 3 टाइम इसने ये स्लाइड कवर किया है। और जबकि ये लाइट जो है ये ए जो सीधा चला गया, इसने एक दफ़ा स्लाइड किया है, कवर किया है। तो अब अगर हम देखें तो ये जो बी जो लाइट है इसने 2 टाइम्स, ये 3 टाइम्स लाइट से गुजरा, ये ए टाइम, सो 2 टाइम इसने ज़्यादा डिस्टेंस कवर किया है। तो ये डिस्टेंस हम ख़त्म करेंगे कैसे? हम इस ए को भी इस तरह की एक स्लिम स्लिट से 2 दफ़ा पास करेंगे। किस तरह 2 दफ़ा पास करेंगे? एक ये आ गया, स्लिट से गुजर गया, मिरर से रिफ्लेक्ट हो गया, वापस आती फिर इस स्लिट से गुजर गया। सो एक दफ़ा स्लिट से पास हुआ, दूसरी दफ़ा स्लिट से वो वापस आया। सो ये दूसरा जो लाइट है इसने भी सेम डिस्टेंस कवर किया। सो ये दूसरा जो मिरर लगाता है, ये जो दूसरा मिरर लगा हुआ है, ये किसकी वजह से लगा हुआ है? ये इस वजह से लगा हुआ है कि दूसरा लाइट है ये भी सेम लाइट की तरह डिस्टेंस कवर कर ले। अब ये मिरर जो होता है ये फिक्स होता है, और ये हमारे पास क्या है? ये हमारे पास मूवेबल मिरर है, इसको हम आगे पीछे कर सकते हैं। नाउ दीज आर 2 लाइट्स, सेम लाइट्स है, 2 में हमने डिवाइड किए, एक ये एक हमारे पास ये वापस आकर चला जाता है। नाउ अब ये स्लिट अगर हम आगे पीछे करेंगे तो ये जो दूसरा वेव्स है, सो इट इज़ बेस्ड ऑन वेव नेचर ऑफ लाइट। सो इसको लाइट नहीं समझे, इसको समझे, ये हमारे पास क्या आ रहा है?
वेव आ रहा है, और ये दूसरा क्या है, दूसरा भी वेव आ रहा है। सो अगर हम इसको मूवेबल मिरर को आगे पीछे करेंगे तो इसका वेवलेंथ में डिफरेंस आएगा, इधर या क्रस्ट के साथ मिलेगा या ट्रफ क्रस्ट के साथ। सो हमारे पास पॉसिबिलिटी क्या है, 2 पॉसिबिलिटीज़ हैं कि ये जो लाइट है इधर इट विल एक्ट कंस्ट्रक्टिवली इंटरफेरेंस आएगा या डिस्ट्रक्टिवली इंटरफेरेंस आएगा। नाउ इफ वी मूव दिस, ये जो मिरर है हम इसको थोड़ा पीछे करते हैं, कितना पीछे, λ/4। सो ये जो वेव है यहाँ पर जो वेव था पहले, अब डिस्टेंस ये था, सेकंड डिस्टेंस ये हो गया, तो ये λ/4 डिस्टेंस कवर करेगा, लेकिन उधर से फिर आएगा तो सो λ/4 2 दफ़ा कवर करेगा, तो डिस्टेंस क्या हुआ, λ/2। सो ये जो मिरर को हम λ/4 से नीचे पीछे करेंगे तो हमारे पास चेंज क्या आएगा, λ/2। अब अगर 2 वेव्स है और इसके बीच डिफरेंस क्या है, λ/2, सो डिस्ट्रक्टिवली इंटरफेरेंस विल टेक प्लेस। अब दूसरी दफ़ा अगर हम फिर λ/4 को इसको घुमाएंगे तो λ/4 एक था, λ/4 दूसरा हो गया, तो टोटल डिस्टेंस क्या हो गया, λ/2। अब एक लाइट है, एक λ/2 एक तरफ से कवर किया और दूसरी दफ़ा भी λ/2 कवर किया, तो डिस्टेंस जो इसने सारा कवर किया इसको क्या है, λ/λ इसने डिस्टेंस कवर किया, तो फिर इस रिजल्ट क्या होगा, कंस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस। सेम है, ये मिरर को हम पीछे करेंगे λ/4 से, तो इसको पीछे करेंगे, ये लाइट है, ये इस मिरर से रिफ्लेक्ट हो रहा है, तो अगर इस मिरर को हम λ/2 से पीछे करेंगे तो λ/2 या λ/4 से पीछे करेंगे तो क्या होगा, ये लाइट आएगा फिर चला जाएगा, तो ये डिस्टेंस तो λ/4 है, लेकिन ये आ और जा रहा है तो डिस्टेंस क्या है, डबल है, तो λ/4 प्लस λ/2 ये कवर कर रहा है, तो क्या हो गया, λ/2 हो गया। अब इसको अगर हम करेंगे λ/2 पीछे, मतलब λ/4 प्लस λ/4 ये क्या है, λ/2 आता है, लेकिन अगर हम इसको λ/2 पीछे करेंगे तो लाइट आएगा, λ/2 डिस्टेंस कवर करेगा, फिर λ/2 डिस्टेंस करेगा, सो λ/2 इज इक्वल टू लैम्डा। सो इसी तरह क्या होगा, कंस्ट्रक्टिव एंड डिस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस विल टेक्स प्लेस, और यहाँ पर लाइट नज़र आएगा और नहीं नज़र आएगा। सो वी विल ऑब्जर्व डार्क एंड लाइट फ्रिंज। सो दिस वाज माय कल्चर इंटरफेरोमीटर, लेकिन जो रिजल्ट है वो हमारे पास कैसे आएगा, हमें तो रिजल्ट चाहिए था, हमें क्या करना चाहिए, हम तो मालूम कर रहे थे क्या, वेवलेंथ। So, to find the wavelength of light, use let m number of fringes observed when the mirror m1 is moved backward at a distance of λ/4। क्या करेंगे, हम इसको करेंगे λ/4 से पीछे। सो λ/4 से पीछे करेंगे तो इसके बीचों बीच हमें क्या होगा, फ्रिंज ऑब्जर्व होगी, डार्क ब्राइट डार्क ब्राइट डार्क ब्राइट डार्क ब्राइट, और इसको हम क्या करेंगे, वी विल काउंट दैट, इसको हम शुमार करेंगे। नेक्स्ट क्या होगा, हम कन्वर्ट करें, हम वी विल यूज द टोटल डिस्टेंस, आल्सो हम फाइंड करेंगे द टोटल डिस्टेंस। अगर हम इसको लाइट इस मिरर को मूव किया एक ख़ास डिस्टेंस से, सो हमारे पास एक फार्मूला है, इस फार्मूले को हम कहते हैं लैम्डा इज इक्वल टू 2p/m, लैम्डा इज इक्वल टू 2p/m। इसको हम किस तरह यूज़ कर सकते हैं, p मीन आपने इस लाइट को कितना मूव किया, अगर इसने लैम्डा है, λ/2 है, 3 λ/2 है, जितना भी आप चाहे इसको मूव कर सकते हैं, लेकिन आपको इस p का वैल्यू नोट करना है। सेकंड, हाउ मेनी फ्रिंजेस यू ऑब्जर्व्ड हियर, सो फ्रिंजेस ऑब्जर्व्ड एंड हाउ मच द डिस्टेंस यू कवर, सो दिस विल गिव यू व्हाट, दिस विल गिव यू द वेवलेंथ ऑफ द इंटरफेरोमीटर। Like for example, in my Coulson interferometer, we moved the movable mirror by length of 100 meter। 100 मीटर तो बहुत ज़्यादा है, लेकिन बाई लेंथ ऑफ 1 मीटर, और 1 मीटर भी बहुत ज़्यादा है। इफ़ वी मूव द सेकंड मूवेबल मिरर बाय डिस्टेंस ऑफ हाफ मीटर, सो हाफ मीटर हमने क्या किया, ये जो हमारे पास ये सेकंड मिरर था, ये तो ये प्लेट है, this is the second plate, this is the fixed mirror, this was the source, and this is the observer। so हमने ये मूवेबल प्लेट को सपोज हमने हाफ मीटर मूव किया, इन द नंबर ऑफ फ्रिंजेस ऑब्जर्व्ड वर 100
फ्रिंजेस हमारे पास क्या हुए, डार्क ब्राइट हमारे पास क्या हुए 100. सो व्हाट इज द वेवलेंथ, सो वेवलेंथ इज इक्वल टू 2pm. 2p मतलब 2 × 0.5 डिवाइड बाई 100. हम इस तरह भी लिख सकते हैं 5/10 एंड ये हमारे पास क्या है 100. सो 2 5s are 10, 10 डिवाइड बाई 1000, 1/100 इज इक्वल टू 0.01 मीटर. ये हमारे पास क्या हो गया वेवलेंथ ऑफ द लाइट. सो दिस वाज माइकलसन इंटरफेरोमीटर. यहाँ पर एक स्मॉल टर्म है हमारे पास क्या है डायफ्रैक्शन. डायफ्रैक्शन हमारे पास क्या है स्प्रेडिंग, एक चीज़ स्प्रेड हो रहा है. फॉर एग्जांपल अब हमारे पास एक स्लिट है, इसमें हमारे पास होल है. सो यहाँ से अगर लाइट आ जाए तो ये लाइट जैसी होल से पास होगी ये क्या होगी स्प्रेड होगी चारों तरफ. सो इसको हम क्या कहते हैं डायफ्रैक्शन. स्प्रेडिंग ऑफ लाइट वेव्स अराउंड द एजेस ऑफ नैरो ओपनिंग और स्प्रेडिंग ऑफ लाइट इन द रीजन बिहाइंड द ऑब्स्टिकल इज कॉल्ड व्हाट डायफ्रैक्शन. फॉर एग्जांपल यहाँ पर एक दीवार है, यहाँ पर एक क्या है एक बंदा खड़ा है, सही है. यहाँ पर एक दूसरा बंदा क्या कर रहा है उसको पुकार रहा है चीख रहा है. तो ये साउंड क्या होगा आएगा इस स्लिट से पास हो जाएगा, डायफ्रैक्शन स्लिट में आएगा और ये बंदे को सुनाई देगा. बाज़ औक़ात लोग किसी को बुलाते हैं वो एक कमरे में होता है, वो दूसरा बंदा बाहर होता है, लेकिन फिर भी बाहर से आवाज़ आकर अंदर रूम में चली आती है. तो ये सारा जो आवाज़ का सिस्टम है ये क्या है डायफ्रैक्शन. सो डायफ्रैक्शन कैन is applicable for both light and sound waves. So this is for eta and all test कि डायफ्रैक्शन लाइट और साउंड दोनों में एप्लीकेबल है. तीसरी बात दिस इफेक्ट इज कॉमन फॉर ऑल टाइप्स ऑफ वेव. साउंड जितनी भी हमारे पास वेव है ये सब के लिए एक्ट करता है, लेकिन इसके लिए ज़रूरी क्या है चाहिए, इसके लिए हमारे पास चाहिए एक टीनी होल या स्मॉल नैरो होल. जब नैरो होल हो तब डायफ्रैक्शन होगा, या इसी तरह भी पॉसिबल है अगर हमारे पास नाइफ है, नाइफ मीन चाकू, हमारे पास कुछ और चीज़ें. सो जैसी लाइट इसके सर को टच करेगी या इसको हेड को टच करेगी पॉइंट को, तो इस या से लाइट क्या होगा डायफ्रैक्ट होगा. तो डायफ्रैक्शन दो तरीके से पॉसिबल है. तो दिस वाज डायफ्रैक्शन ऑफ लाइट.